हेलो स्टूडेंट, आज 30 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसमें मैंने आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी बताई है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है बेटा, उसमें मैंने आपको MRV FRV में कंपैरिजन बताई है, स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन बताई है, उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू निकालनी बताई है, एंड उसके बाद उसमें से वैकेंसी कैसे लेस करनी है एंड अनराइज रेंट कैसे लेस करना है वो बताया है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है इफ़ हाउस प्रॉपर्टी इज़ लेट आउट फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर बिकॉज इट इज़ ईदर परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। ठीक है बेटा, तो इसमें केस क्या है हमारा कि अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी साल के कुछ टाइम, कुछ महीने, ठीक है, वैकेंट रही है और कुछ महीने लेट आउट रही है। वैकेंट इसलिए रही है या फिर लेट आउट लेट लगाया है, उसको इसलिए लगाया है क्योंकि वो जो हाउस था वो या तो कंस्ट्रक्शन उसकी लेट कंप्लीट हुई है या वो बाद में परचेज किया था। ठीक है, मतलब कि 1 अप्रैल से वो परचेज नहीं किया था, 1 अप्रैल से ही वो लेट आउट भी नहीं किया था, मीन्स अभी तक वो पूरा बना नहीं था। तो टेक ऑल द रेंटल वैल्यूज ओनली फॉर दैट पीरियड फॉर विच हाउस प्रॉपर्टी इज इन एग्जिस्टेंस और ऑनवर्ड और ओन्ड बाय असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ उतना ही पीरियड लेंगे जितने पीरियड में वो हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आ गई है, यानी कि जिस डेट को हाउस बन के कम्प्लीट हो गया है उसी डेट से हम सारी रेंटल वैल्यूज़ को ले लेंगे। ठीक है, कंपेयर देम एंड सेलेक्ट ARV अकॉर्डिंगली। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोल रहा है ये। ठीक है, इसमें ये कहता है कि कंप्यूट ARV फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो। MRV हमें दिया 60,000 पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट 63,000 पर एनम, डेट ऑफ कंप्लीशन है 31 मई 2019, और FRV हमको दे रखी है 66,000 पर मंथ पर एनम, रियल रेंटल वैल्यू 6,000 पर मंथ। ठीक है, डेट ऑफ लेटिंग है 1 अगस्त 2019। देखो, डेट ऑफ कंप्लीशन का मतलब जो हमारा हाउस प्रॉपर्टी था वो उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था और वो 31 मई 2019 को बन के तैयार हो गया हमारा घर। ठीक है, मीन्स हमारी जो जितनी भी ये रेंटल वैल्यूज हैं, चाहे MRV है, स्टैंडर्ड रेंट है, FRV है, ठीक है, इन तीनों को हम, क्योंकि ये पर एनम यानी कि 12 मंथ के दर के हम इनको 10 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। 10 मंथ्स का कैसे कि हमारा प्रीवियस होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक। तो 1 अप्रैल को तो हमारा जो हाउस प्रॉपर्टी था वो एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, तो अप्रैल का मंथ और मई का मंथ दोनों को मंथ को हम छोड़ देंगे और बाकी 10 मंथ के हम जो है MRV, स्टैंडर्ड रेंट, FRV इनको ले लेंगे। ठीक है, तो 10 मंथ का सारा ले लेंगे, और जो रियल रेंट है वो 6,000 पर मंथ ही आएगा। तो देखो कंप्यूट कैसे करते हैं इसे, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू एज द हाउस वॉज इन एक्सटेंस फॉर 10 मंथ, क्योंकि हाउस को एग्जिस्टेंस में आए हुए ओनली 10 मंथ ही हुए हैं, हैंस रेंटल वैल्यू में बी टेकन फॉर 10 मंथ। तो MRV 60,000 मल्टीप्लाई 10/12, 10 मंथ की MRV ले लेंगे 50,000, FRV 10 मंथ के ले लेंगे 55,000, विच एवर इज हायर वो आगे जाएगा। ठीक है, वो आगे जाएगा, 55,000 हायर है वो आगे जाएगा, और उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से हम उसके कंपेरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट पूरे साल का 63,000 है, उसका भी हम 10 मंथ का ले लेंगे, 52,500 आ जाएगा, विच एवर इज लेसर, उसको हम लेस कौन है हमारा 52,500, वही हमारी ERV बन जाएगी। और ERV को अब हम रियल रेंट या एक्चुअल रेंट जो भी हमारा उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम इसको कंपेयर करेंगे, और रियल रेंट में 10 मंथ का यानी 6,000 पर मंथ है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 60,000 और 52,500 इन दोनों में से विच एवर इज हायर वही हमारी ARV बनेगी, तो ARV बन गई हमारी 60,000। अब क्योंकि जो हमारा घर था वो बन के तैयार हुआ था 31 मई को, लेकिन वो रेंट पे लगा है 1 अगस्त को, यानी कि
जुलाई 2 मंथ की वैकेंसी होगी, तो 2 मंथ की वैकेंसी हम यहाँ पे 12,000 लेस कर लेंगे और 60,000 में से 12,000 लेस करने के बाद 48,000 बच गया। ठीक है, तो यही हमारी एनुअल रेंटल वैल्यू बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपने करना है, इसका नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी ARV बन जाएगी, मतलब ये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन जाएगी। उसमें से ये देखो जो हमारे एनुअल टैक्सेस यानी म्यूनिसिपल टैक्सेस, लोकल अथॉरिटी जो हमारे टैक्स लेवी करती है, वाटर टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स, ये सारे टैक्स लेस हो जाते हैं। मेरी बात समझ गए? तो डिडक्टिबिलिटी ऑफ टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी दैट इज म्यूनिसिपल टैक्सेस व्हाइल कंप्यूटिंग एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए हम क्या करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह जो भी टैक्सेस हैं इनके, सीवरेज टैक्स, कंजर्वेंसी टैक्स, ठीक है, इनको इन टैक्सेस को हम लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो कौन कौन सी टैक्सेस हैं, जैसे हाउस टैक्स है, फायर टैक्स है, वाटर टैक्स है, कंजर्वेंसी टैक्स है, एजुकेशन सेस है, सैनिटेशन सेस है, सीवरेज टैक्स, एनी अदर टैक्स लेविड बाय द लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस। तो ये सारे टैक्सेस हमारे ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे अगला हमारा टॉपिक आता है, अगला टॉपिक आएगा हमारा, देखो, सिलेक्शन ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि जो हमारी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उसकी एनुअल रेंटल वैल्यू को हमने, उसकी ARV को हमने कैसे सेलेक्ट करना है। तो तुम्हें सारी कंडीशन बता दी है, कैसे वैकेंसी लेस करनी है, कैसे एनालाइज रेंट लेस करना है। ठीक है, अब जो है हमारा सिलेक्शन ऑफ एनुअल रेंटल वैल्यू फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। अब जो हम ARV कैलकुलेट करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें कि असेसी खुद रहता है, उसकी फैमिली रहती है और उस हाउस प्रॉपर्टी से उसका कोई भी रेंट नहीं आ रहा है क्योंकि वो खुद रहता है इसमें। ठीक है, तो इसमें केस नंबर 1 बनता है ओनली 2 हाउसेज अंडर ऑन ऑक्यूपेशन। अभी देखो 2 साल पहले तक ये प्रोविजन था कि अगर हाउस प्रॉपर्टी जो हमारा असेसी है अगर उसके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के और बाकियों को डीम टू बी लेट आउट कर सकता था। लेकिन अभी 2 साल से ये प्रोविजन है कि भाई अब जो असेसी है वो अपने अंडर में 2 यानी कि 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं रख सकता है। समझ रहे हो? पहले वो एक ही रख सकता था, अब वो 2 हाउसेज अपने पास सेल्फ ऑक्यूपाइड के रूप में रख सकता है। उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड उसको शो करता है तो। ठीक है, तो ओनली 2 हाउसेज अंडर ऑन ऑक्यूपेशन एनुअल वैल्यू इज टेकन नील। अगर उसके अंडर में 2 हाउसेज हैं और वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं तो उनकी दोनों की एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। मोर देन 2 हाउसेज अंडर ऑन ऑक्यूपेशन, अब क्या है कि अगर उसके अंडर में या उसके अपनी ओनरशिप में 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टीज जो हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड शो कर रखी हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो एनुअल वैल्यू ऑफ 2 सच हाउसेज इज टेकन एज नील एंड द अदर हाउसेज आर डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है, पार्ट 3 देखो, हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ वेरियस हाउस प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड 2 आर अंडर ऑन ऑक्यूपेशन एंड अदर आर लेट आउट। तो कह रहे हैं अगर हाउस प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसके अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट्स में वो बटी हुई है, मतलब कि जैसे एक हाउस प्रॉपर्टी उसके 4 पोर्शन है, तो 4 पोर्शन है, उन 4 पोर्शन में से 2 पोर्शन को उसने अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा हुआ है और बाकी को हम क्या कर लेंगे, लेट आउट मान लेंगे। ठीक है, तो उन 2 हाउस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उन हाउसेस की एनुअल वैल्यू नील हो जाएगी। फिर है इफ हाउस प्रॉपर्टी इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड इट इज टू बी ट्रीटेड एज। तो देखो ये कह रहा है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी सेपरेट इंडिपेंडेंट पोर्शन में नहीं बनी हुई है, मतलब इंडिपेंडेंटली यूनिट्स नहीं बने हुए हैं उसके, तो वो आधी हाउस प्रॉपर्टी उसने वो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है और आधी उसने रेंट पे चढ़ाई हुई है लेट आउट मान के। तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज, तो ये कैसे ट्रीट किया जाएगा? फर्स्ट देखो, इफ यूनिट्स आर इनसेपरेबल, मतलब यूनिट्स ऐसी हैं कि जिसको इनसेपरेबल जो कि इनसेपरेबल है, जिसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है,
तो इट इज ट्रीटेड एज वन हाउस, देन नो बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन शैल बी अलाउड। तो क्या होगा कि इस पूरे हाउस को क्या माना जाएगा, इस पूरे हाउस को एक ही घर माना जाएगा, ठीक है, और इसको लेट आउट ही माना जाएगा, और पूरे घर की कोई भी यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड की जो है हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर यूनिट्स इनसेपरेबल है तो। लेकिन अगर यूनिट्स आर सेपरेबल, अगर यूनिट ऐसे हैं जिनको हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, तो इन यूनिट्स में से 2 यूनिट्स को जो है क्या माना जाएगा, लेट आउट, और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड अंडर ऑन ऑक्यूपेशन फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। हाँ, वो कहता है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसको साल के कुछ महीने या कुछ पार्ट ऑफ द ईयर यानी कि साल के कुछ महीने उसको लेट आउट कर दिया जाए, और उसके बाद उसको जो है कुछ महीने उसको अंडर ऑक्यूपेशन में रखा जाए, सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाए, तो होल प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी एंड नो बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेंसी शैल बी अलाउड, बट एक्चुअल रेंट इज टेकन एज ओनली फॉर नंबर ऑफ मंथ्स हाउस प्रॉपर्टी इज एक्चुअली लेट आउट, एज सच इट गेट्स द सेम ट्रीटमेंट एज इट फॉर अनरिलाइज्ड रेंट, ठीक है। तो सारी की सारी हाउस प्रॉपर्टी को जो है क्या माना जाएगा, उसको लेट आउट ही माना जाएगा अगर वो इनसेपरेबल है तो, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक जो है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे समझा देती हूँ, एक इलस्ट्रेशन समझा देती हूँ। मिस्टर पी ओन्स अ हाउस एट चंडीगढ़, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज यूज इन फॉलोइंग मैनर। तो ये जो पूरा हाउस प्रॉपर्टी है चंडीगढ़ में है इसकी, और 1/3 यानी कि इसके इन्होंने 3 पोर्शन किए हुए हैं। 1/3 पोर्शन ऑन बिजनेस के लिए यूज होता है, एंड 1/3 पोर्शन ऑन रेजिडेंस के लिए यूज होता है, एंड 1/3 ऑफ द हाउस इज यूज बाय अ टेनेंट, टेनेंट का मतलब किराएदार, टू हुम इट इज लेट आउट ₹3000 पर मंथ। और जो तीसरा हिस्सा है इसका, 3rd यूनिट जो है हमारे हाउस की, वो इसने एक किराएदार को, एक टेनेंट को किराए पर दे रखा है, 3000 पर मंथ इससे रेंट भी आ रहा है, एंड इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 1 month ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और इसको, और ये जो हाउस प्रॉपर्टी है मतलब 3rd पोर्शन है, इसको 1 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था, और बाकी इसका एक्चुअल रेंट आया था। तो एक्चुअल रेंट हम 11 मंथ का ही लेंगे, ठीक है। द म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज 96,000 पर एनम, लेकिन इस घर की म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू है, मतलब पूरे घर की, उसको हाफ नहीं, ठीक है, पूरे घर की जो म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 96,000 है पर मंथ, यानी कि 12 महीने की 96,000।